Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the interwar economy of class 10th history chapter number 3. So basically this is the third section of this chapter और इसका जो सब टॉपिक है 3.1 वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस. सो ये वाला जो टॉपिक है वो मेनली हम डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं इसके साथ. तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था और ये मेनली यूरोप में लड़ा गया था. बट इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ा था. और अगर हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया पे क्या असर पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में जो फर्स्ट 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी कब से है, 1900 से लेकर, या मोर स्पेसिफिकली बात करें तो 1901 से लेकर 2000 वाला जो पीरियड है ये पूरा है 20th सेंचुरी. ठीक है. अब इस 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, मतलब कि 1901 टू 1950 का जो पीरियड है, इसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से डूब गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 18 के बीच में. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया जो है वो क्राइसिस में चला गया. और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस से उभरने के लिए हमें 30 साल लग गए. मतलब इतना ज्यादा असर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे ऊपर. अब ये जो अगले 30 साल थे, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हम उभर रहे थे, ये जो 30 साल थे आने वाले, उनमें भी सब कुछ बहुत सही नहीं चल रहा था. दुनिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सब कुछ उथल पुथल हो रखा था. और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी बीच हुई है, जो अनदर कैटास्ट्रॉफिक वॉर है. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फिर फर्स्ट हाफ में ही हुआ है 20th सेंचुरी के. सो मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा एक तरीके से इवेंट था जिसका असर किसी एक देश पे या दो देश पे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे दुनिया पर पड़ा था. और अब यही चीज हमें समझनी है कि ग्लोबल जो ट्रेड थी, जो हमारा पूरा चैप्टर है ये ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल कनेक्शंस को समझने के लिए है. तो इस पूरे टाइम में ग्लोबल रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेड कैसे चेंज हुई. सो स्टार्ट करते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, कि वॉर के टाइम पे किस तरीके से दुनिया में बदलाव आया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जैसा कि हमें पता है, दो पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था, या यूं कह सकते हैं दो गुटों में, दो ग्रुप्स में लड़ा गया था. पहला था एलाइज और दूसरा था सेंट्रल पावर्स. एलाइज में कौन कौन से देश थे, जो ये पहला ग्रुप है एलाइज का, इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. और बाद में यूएस ने भी एलाइज को ज्वाइन कर लिया था. जो दूसरा ग्रुप है सेंट्रल पावर्स का, इसमें कौन कौन से देश थे, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, ये वाले जो देश हैं ये लोग इंक्लूड थे. जब वॉर शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 1914 में, तो लोगों को या अलग अलग देश की जो गवर्नमेंट्स हैं उन सबको ये लगा कि दिसंबर या क्रिसमस तक ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगी. बट ये जो वॉर है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो पूरे 4 साल चली, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम तक चली. मतलब शुरुआत में लोगों को लग रहा था ये जल्दी खत्म हो जाएगी, बट इट लास्टेड फॉर मेनी इयर्स. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज लाइक वॉर लाइक नो अदर बिफोर. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो ऐसी वॉर थी, इससे पहले ऐसी वॉर कभी हुई ही नहीं थी. मतलब ये वन ऑफ इट्स काइंड थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस तरीके की वॉर कभी नहीं हुई थी. ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इसमें वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस मिले हुए थे. हम देख रहे हैं इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस, रशिया, यूएस, जर्मन, मतलब वर्ल्ड के जो लीडिंग नेशंस हैं वो इंक्लूड थे इस लड़ाई में. और अब इन नेशंस के पास, क्योंकि ये वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, तो इन देशों के पास बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पावर थी, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके पास थी. और क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड ये हो रखे थे, इसकी वजह से ये जो लड़ाई हुई इसमें बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शंस जो हैं, तबाही जो है, इन लोगों ने एक दूसरे पर करी. दिस वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ये पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी. मतलब इसमें मॉडर्नाइजेशन हो रखा था, बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था. ये ऐसा समय था और इसमें ऐसे देश इन्वॉल्व थे जो काफ़ी मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलाइज थे. तो हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी थी.
It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. अब देखो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो चुका है अब इस टाइम पे वर्ल्ड, ये जो नेशंस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रखे हैं। तो इसमें जो हथियार यूज किए गए वो कैसे थे? मशीन गन्स थे, बड़े बड़े टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स। मतलब कि ऐसे वेपन्स थे जो कि बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शंस कर रहे थे। मतलब कि पहले इतने खतरनाक जो हथियार है वो कभी यूज नहीं किए गए थे, बट अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई थी, मॉडर्नाइजेशन ऐसी हो गई थी कि इतने खतरनाक हथियार भी बन रहे थे। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीन गन्स, टैंक्स, ये सारी चीजें ये कैसे बनी? ये इंक्रीजिंगली जो बढ़ रहा है मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के नतीजे हैं ये इतने खतरनाक, इतने घातक हथियार। अब जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो अपने आप तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं, ये जो गन वगैरह है वो कौन चलाएगा? इंसान चलाएंगे। तो इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए लाखों जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनकी जरूरत थी। अब जो देश इन्वॉल्व थे लड़ाई में वो जगह जगह से, पूरे अराउंड द वर्ल्ड से, पूरी दुनिया भर से सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे ताकि वो सोल्जर्स को लड़ाई के मैदान में खड़ा कर सकें। तो बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी बड़ी ट्रेन्स वगैरह में इन सोल्जर्स को डाला जा रहा था ताकि इनको रिक्रूट करके इनको क्या किया जाए? लड़ाई में उतारा जा सके। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े लेवल पे जान की और वैसे लोगों को जो चोट हुई थी, इन सब की हानि हुई थी, तो 9 मिलियन मतलब 90 लाख लोगों की मौत हुई थी और 20 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ लोगों को चोट लगी थी, वो इंजर्ड हुए थे। अब ये ऐसा अमाउंट है या ऐसा डेटा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, 90 लाख लोगों की डेथ। तो मतलब कि इतने बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, और ये सब किस लिए हो रहा था? क्योंकि इतने खतरनाक ये मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सब की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। अब देखो, जो सिपाही थे वो बूढ़े तो होंगे नहीं और ना ही बच्चे होंगे। मतलब कि अगर कोई देश अपनी आर्मी में लोगों को रखेगा तो जवान लोगों को रखेगा, काबिल लोगों को रखेगा, बूढ़े और बच्चों को वो आर्मी में नहीं रखेगा। अब लड़ाई में लड़ कौन रहा है? सोल्जर्स लड़ रहे हैं। जब वो लड़ रहे हैं तो डेथ भी ज्यादा किसकी होगी? उन सोल्जर्स की होगी। तो मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। तो ज्यादातर जो डेथ हुई इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कैसे लोगों की थी? आदमियों की थी, और ऐसे आदमी जो कि वर्किंग एज के थे, जो कि जवान थे। किल्ड का मतलब जिसकी जान गई, और मेम्ड का मतलब बहुत बुरे तरीके से चोट लग जाना, इतनी चोट लग जाना कि अब शरीर का कोई हिस्सा और यूज नहीं किया जा सकता, इस कदर इंजर्ड हो जाना। तो ज्यादातर जो लोग थे जो जिनकी डेथ हुई थी या जो बुरी तरीके से घायल हुए थे वो वर्किंग एज के मेन थे। These death and injuries reduce the able-bodied workforce in यूरोप। अब ये जो डेथ हुई है, ये जो इंजुरीज हुई हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, इसकी वजह से यूरोप में जो एबल बॉडीड वर्कफोर्स थी, मतलब काम करने वाले लोगों की जो जनसंख्या थी, अब वो यूरोप में बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तो डेथ हो गई या ज्यादातर लोग घायल हो गए, तो अब वो काम करने लायक नहीं बचे थे। अब फैमिलीज में बहुत कम लोग बचे थे, और फैमिलीज की इनकम भी बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि भाई जो फैमिली के लोग हैं वो मर रहे हैं, वॉर का टाइम चल रहा है, खाने को कुछ नहीं है। तो अब लोगों की संख्या कम हो गई फैमिली में, और लोगों जो है उनकी इनकम भी बहुत कम हो गई। वॉर के दौरान क्या हुआ? इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया गया। पहले इंडस्ट्रीज में अलग चीजें बनाई जा रही थी, अब इंडस्ट्रीज में क्या किया? मेनली इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा था कि आप वॉर रिलेटेड गुड्स बनाओ, आप गन्स वगैरह बनाओ, जो सोल्जर्स हैं उनके लिए ड्रेसेस बनाओ। तो इंडस्ट्रीज मतलब अलग अलग जो बिजनेसेस थे, फैक्ट्रीज थी, उनको क्या बोला जा रहा था कि आप वॉर रिलेटेड चीजें बनाओ। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से फैमिलीज और सोशल जो लाइफ है लोगों की, उसमें इफेक्ट पड़ा। जो लोग हैं उनके परिवार कम हो गए, उनकी इनकम कम हो गई। इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अब इंडस्ट्रीज का एक तरीके से रुख बदल दिया गया। पहले वो कोई और सामान बना रहे थे, पहले वो मान लो ऐसे गाड़ी वगैरह बना रहे थे, नॉर्मल गाड़ी। अब उनको बोला जा रहा था कि नहीं, तुम नॉर्मल कार मत बनाओ बल्कि तुम टैंक्स बनाओ। अब तुम नॉर्मल कपड़े मत बनाओ बल्कि
सोल्जर्स के लिए कपड़े बनाओ। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर किया वॉर रिलेटेड गुड्स को बनाने के लिए। जो पूरी सोसाइटी है अब वो रीऑर्गेनाइज हो गई, मतलब कि पूरी सोसाइटी में बदलाव आ गया। जो ज्यादातर आदमी थे सोसाइटी में, जो लोग थे, मतलब मेन थे, वो तो लड़ाई लड़ने के लिए बैटल फील्ड में चले गए। अब बाकी पीछे रह गए वुमेन और बच्चे। तो अब औरतों को घर संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। तो औरतों ने क्या किया, अब वो काम करना शुरू किया जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ मेन करते थे। कि मतलब पहले औरतों का क्या काम रहता था, घर में रहना, बच्चों को संभालना, और बाहर जाके जो पैसे कमाना है वो किसका काम रहता था, वो आदमियों का रहता था। कि जो मैन है वो बाहर जाएगा, पैसे कमाएगा, काम वाम करेगा। बट अब क्योंकि मैन तो चले गए लड़ाई लड़ने के लिए, पर जो घर में पीछे रह गए हैं, फैमिली में जो बच्चे रह गए हैं, बूढ़े रह गए हैं, औरतें रह गई हैं, उनको पेट तो पालना है, उनको अपना पेट तो भरना है। तो उसके लिए औरतों ने बेड़ा उठाया और औरतें अब बाहर जाने लग गई, काम करने लग गई, ऐसे जॉब्स करने लग गई जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ आदमी करते थे। सो मतलब सोसाइटी अब पूरे तरीके से चेंज हो रही थी। अब इस वॉर की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिक लिंक्स जो हैं वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के बीच में वो भी बदल गए, चेंज हो गए। मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो लड़ रही थी इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड वॉर में, उनके बीच के रिलेशंस भी अब चेंज हो गए। अब देखो, लड़ाई को लड़ने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो ब्रिटेन के पास पैसा खत्म हो रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस बैंक्स एंड यूएस पब्लिक से पैसा उधार लेना शुरू किया इस लड़ाई को सही से लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लड़ने के लिए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस के बैंक्स प्लस यूएस की जो पब्लिक है, जो जनता है, उससे भी पैसा उठाना शुरू किया, उधार लिया। मतलब कि अब वॉर की वजह से क्या बदलाव आया, यूएस पहले बहुत बड़ा डेटर हुआ करता था। मतलब कि पहले यूएस काफी कर्जे में रहा करता था, या यूएस पहले बहुत ज्यादा लोन लिया करता था। बट वॉर के बाद हालात क्या हो गए कि अब यूएस सबसे बड़ा क्रेडिटर बन चुका है, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया है, कि वो दुनिया भर के लोगों को उधार दे रहा है। पहले वो लेता था उधार, अब वो दे रहा है उधार। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड में रिलेशंस हैं अलग अलग देशों के, वो चेंज हो रहे थे। तो मतलब इस वॉर के एंड आते आते यूएस और उसके सिटीजन्स जो हैं, दे ओन मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स ओन्ड इन द यूएस। तो अब क्या हो गया था कि यूएस जो है, यूएस और उसमें रहने वाले लोग इतनी ज्यादा संपत्ति होल्ड करते थे, इतने ज्यादा संपत्ति के मालिक थे, जितने कि उनके देश में दूसरे लोग भी नहीं थे, दूसरे लोगों की गवर्नमेंट भी नहीं थी। कहने का मतलब ये है, ये यूएस है और ये यूएस की पब्लिक है, प्लस ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सो इसमें क्या हो रहा है, कुछ पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यूएस एंड उसकी पब्लिक के पास है, और कुछ पैसा यूएस का और उसकी पब्लिक का इन लोगों के पास भी है। मतलब दोनों ही लोगों के पास एक दूसरे का कुछ कुछ पैसा है। जो यूएस का पैसा है या यूएस के जो एसेट्स हैं, वो दुनिया भर के काफी लोगों के पास है, और दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं उनके एसेट्स वगैरह यूएस और उसकी पब्लिक के पास भी है। बट था क्या कि दुनिया भर के जितने एसेट हैं वो ज्यादातर यूएस के पास थे। मतलब यूएस के पास जो पैसा इस ग्रुप का था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का था, वो कहीं गुना ज्यादा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जो पैसा यूएस का था। मोटे मोटे तौर पे यूएस और यूएस में रहने वाले लोग अब और ज्यादा अमीर हो चुके थे, उनके पास बहुत ज्यादा एसेट आ चुका था, बहुत ज्यादा संपत्ति हो चुकी थी। और यूएस के पास फॉरेन गवर्नमेंट और सिटीजन का ज्यादा पैसा था, और जो फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन है उनके पास यूएस का कम पैसा था या कम एसेट्स थे। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि हाँ, अब यूएस जो है वो पावरफुल होता जा रहा था, यूएस के लोग ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, उनके पास ज्यादा एसेट्स हो रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो पूरा सिनेरियो है ये चेंज हो गया था। तो आई होप कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको अब क्लियर होगी कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की वजह से धीरे धीरे करके अब सोसाइटी में चेंज आ रहा था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से चेंज आ रहा था।